ओके, सो वेव नेचर मीन्स जैसे अगर हम एक रस्सी ले लें, है ना, ठीक है, एक हम रस्सी ले लें और उसमें हम उसको एक एंड से लेट्स से, है ना, एक एंड से बांध देते हैं लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पे हम ना एक अपने हाथ से ऐसे पल्स जनरेट कर रहे हैं लेट्स से। तो क्या होगा, ये पल्स थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंचेगी, थोड़ी देर बाद इट इज गोइंग टू मूव हियर, और थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे ऐसे मूव करती जाएगी। दैट मीन्स दिस पल्स विच आई हैव जनरेटेड, दैट इज आई हैव ट्रांसफर्ड द एनर्जी। मैंने क्या किया, एनर्जी दी, किस एंड को दी, इस एंड को दी, राइट, ठीक है, आई हैव गिवन द, है ना, ट्रांसफर द एनर्जी, रस्सी के एक एंड को दी, वो क्या करेगी, धीरे धीरे वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनर्जी का, वेव नेचर का मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन द मीडियम, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर इन द मीडियम कैसे हो रहा है, द पार्टिकल ऑफ, मतलब जो रस्सी के पार्टिकल है वो आगे वाले को ट्रांसफर करते जा रहे हैं ना, मतलब एक से लिया दूसरे को दे दिया, ऐसे एनर्जी। सो दैट्स हाउ द एनर्जी इज मूविंग, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे, मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, वेव नेचर का मतलब क्या है। तो ये जो वेव बन रही है इसको क्या बोलेंगे, मैटर वेव, है ना, क्योंकि हमने ये खुद से जनरेट किया, मैटर में जनरेट किया, सो दैट इज मैटर वेव। बट एनीवे वेव नेचर में होता क्या है, द एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द मीडियम, मीडियम में, है ना, जा रही है। जैसे मैं साउंड वेव की बात, साउंड की बात, तो साउंड वेव में क्या हो रहा है, जैसे मैंने जो भी बोला, सो आई हैव गिवन द एनर्जी टू द, जो भी एयर के पार्टिकल है उनको एनर्जी दी, और वो एनर्जी जो है आगे पास ऑन होती गई, राइट, एयर के पार्टिकल ने और आगे पास ऑन की, फिर और आगे पास ऑन की, ऐसे करके हर डायरेक्शन में वो पास ऑन होती गई। जितने लोगों के कानों में वो एनर्जी गई, उन्होंने वो सुन लिया। अंडरस्टूड, वेव नेचर, एनर्जी इज पासिंग ऑन। व्हेन वी आर सेइंग डुअल नेचर, तो पहले ये माना गया जो लाइट है ना, व्हाट इज लाइट, आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो लाइट है उसमें पहले माना गया केवल वेव नेचर। फिर ये मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन, दो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दोनों के नाम आपने सुने होंगे, शायद आइंस्टाइन तो सुना होगा, मैक्स प्लैंक भी आई थिंक यू हैव हर्ड। तो ये काफी बड़े साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने बोला कि लाइट में डुअल नेचर होता है, ठीक है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर क्या है, व्हाट इज द पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर है पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी। मान लो अगर मैंने एक बॉल ली, है ना, उसको ऐसे काइनेटिक एनर्जी दी, है ना, तो वो पूरी काइनेटिक एनर्जी विद द स्पीड उसके साथ ऐसे ट्रेवल कर रही है, वो जहां पे भी टकराएगी वहां पे वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी डिपेंडिंग ऑन दैट, बट एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इन दिस पार्ट, पार्टिकल नेचर में पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, और जहां टकराएगा वहां जाके एनर्जी ट्रांसफर करेगा। समझ में आया? वेव में क्या हुआ, एक जगह से एक पार्टिकल ने लेके आगे बढ़ा दिया, इटसेल्फ इज नॉट कैरिंग द एनर्जी, है ना, और पार्टिकल में क्या है, पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, ठीक है। तो बोला गया लाइट में बोथ आर प्रेजेंट, है ना, लाइट कैन ऑल्सो बी लाइक बिहेव एज पार्टिकल, लाइट कैन ऑल्सो बी बिहेव एज वेव। तो साइमल्टेनियसली उसमें वेव पार्टिकल चलता रहता है। अब ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से समझे जा सकते हैं, और लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो केवल और केवल वेव नेचर से समझे जा सकते हैं, है ना। अगेन आई हैव टोल्ड यू, मैंने पहले आपको बताया था, साइंस में क्या करते हैं हम लोग, वी सी द रिजल्ट्स एंड देन फाइंड द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, नॉट द अदर वे अराउंड, कि हमें लॉजिक पता है और हम कहेंगे यही होगा, है ना, नॉट फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, क्वांटम फिजिक्स भी में खूब एक्सेप्शंस है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव सीन, लेट्स से व्हाट इज द रिजल्ट, लाइट ने जब ऐसे एविडेंसेस दिए, ऐसे इवेंट्स दिए,
राइट, वी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर, देन इट इज सेड कि अच्छा हाँ इसमें एक पार्टिकल नेचर भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना कुछ समझ में आया भाई? हाँ ना, यस, नो, एवरीवन? यस सर। ठीक है सर पार्टिकल नेचर में पार्टिकल्स खुद ही एनर्जी कैरी करते हैं। राइट राइट। और फिर अगर वो बाकी पार्टिकल से कोलाइड हो गए तो फिर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। से देखा है एक मोमेंटम यस कंजर्वेशन होता सर, है। यस सर। तो अगर दो पार्टिकल अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो, तो मोमेंटम भी कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर एक एक स्लो आ रहा है और एक तेज आ रहा है और उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक हुआ कोलिजन हुआ, जो कि जनरली नहीं होता है, बट ऑब्वियसली वी ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स इन ए सिंपलर मैनर। तो थियोरेटिकली हम बोल रहे हैं कि मान लो, है ना, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या होगा, उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मोमेंट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो धीरे आ रहा है ना, वो तो तेज भागेगा, और जो तेज आ रहा था वो धीरे जाएगा। तो मतलब दो वॉल्स हैं ऐसे, लेट्स से मैं ऐसे ऐसे उनको छोड़ा, एक तेज आ रही है एक धीरे आ रही है, आपस में टकराएंगे। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो जो तेज आ रही थी वो तो फिर धीरे जाएगी, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, मोमेंटम एक्सचेंज हो गया, राइट। और जो जो धीरे आ रही थी वो तेज जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। तो ऐसा हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कंजर्व कराते हैं। ये दो प्रिंसिपल बहुत यूज होंगे क्लासिकल फिजिक्स में, आगे आप देखोगे। अभी अभी क्या चल रहा है, सर पढ़ा रहे होंगे वेक्टर वेक्टर, तो उसमें तो अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। वेक्टर पढ़ा रहे हैं ना सर? यस सर, वेक्टर चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे, राइट, जो केवल पार्टिकल नेचर से समझे जा सकते हैं या फिर वेव नेचर से समझे जा सकते हैं। तो वी विल राइट अ हेडिंग इन टुडेस क्लास, डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें कौन कौन सा नेचर है लाइट का? लाइट, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। तो इसमें दो पार्ट हैं, वन इज वेव नेचर, अनदर वन इज पार्टिकल। ठीक है, तो वेव नेचर जो मेजरली दो पार्ट एक्सप्लेन कर सकता है वो है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और पार्टिकल नेचर जो बता सकता है ना, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थोड़ा समझते हैं इनको, है ना। ये ऑल दीज फिनोमेना यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे फिजिक्स में तो एक वेव करके मतलब है, और ऑप्टिक्स, है ना। वेव एंड ऑप्टिक्स दो यूनिट्स आर देयर, उसमें छोटे छोटे चैप्टर भी हैं अलग अलग। वेव में साउंड भी है, अलग अलग है, तो उनमें ये सब पढ़ाया जाएगा। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो है ही फिजिक्स में, तो उसमें डेप्थ में होगा, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। बताओ भाई डिफ्रैक्शन क्या होता है? एनीवन नोज डिफ्रैक्शन? सुना है पहले कभी? सर रिफ्रैक्शन सुना है, डिफ्रैक्शन नहीं। रिफ्रैक्शन सुना है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन होता ये है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस, है ना। लाइट का बेंड हो जाना थ्रू शार्प एजेस, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जो फॉरेस्ट है, डार्क मतलब डेंस फॉरेस्ट है जो, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनमें सारे पेड़ जो हैं, मतलब जितना भी वेजिटेशन है वो बहुत आसपास है, और काफी हाइट पे है, काफी ऊंचे बड़े बड़े पेड़ हैं, वो एक दूसरे के साथ एकदम पास पास जुड़े हुए रहते हैं। बट इन दोज डेंस फॉरेस्ट, है ना, यू कैन सी द वेजिटेशन एट द सॉइल ऑल्सो, है ना, अर्थ पे भी आपको वेजिटेशन दिखेगा ना। द कॉन्सेप्ट इज कि सब वेजिटेशन के लिए लाइट जरूरी है। तो अगर सनलाइट में डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता,
तो सारी की सारी सनलाइट बस ऊपर वाले पेड़ों को मिलती है ना, दे मेक फूड बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस, नीचे तक तो लाइट आती नहीं है ना, लाइट गई, एब्जॉर्ब हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, समझ में आ रही ना बात, अवर राइट। बट होता क्या है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो जो शार्प एजेस हैं, लीव्स के शार्प एजेस हैं, उनसे लाइट थोड़ा थोड़ा नीचे बेंड होके नीचे तक जाती है, ठीक है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि कैसे वेजिटेशन नीचे सरवाइव करता है इन दोज लेट्स से फॉरेस्ट्स, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक लाइट जाती है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो मैं ये बोलूँ एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, है ना, मान लो ये लाइट सोर्स है, मान लो बल्ब है और ये वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ऐसे जल रही है, राइट, ऐसे जो भी है, ठीक है। मान लो इस वॉल में हमने 2 होल कर दिए, या फिर मान लो एक ही होल किया छोटा सा, तो क्या होगा, ये लाइट जितनी भी है वो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बैंड होके निकलेगी, राइट, जाएगी बाहर। तो दिस सोर्स, दिस होल इज गोइंग टू बिहेव एज, है ना, लाइट सोर्स। इसका यूज कहाँ होता है, जहां कहीं पे भी लाइटिंग ज्यादा करनी होती है वहां पे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे होल करते रहते हैं, तो क्या होता है, लाइट, है ना, सोर्स की तरह काम करती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जनरली अगर ये ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी लाइट क्या होगी, बैंड होगी, और इसलिए ये लाइट सोर्स की तरह काम कर रही है। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट, ठीक है। अगर मान लो जितने होल करेंगे उतने उतने लाइट सोर्स की तरह ये काम करने लग जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी डिफ्रैक्शन। शार्प एजेस से जो भी कोने होंगे ना, कोने टाइप के होते हैं, राइट, एजेस होते हैं जो, उनसे लाइट बेंड होके फिर निकलती है, दैट इज डिफ्रैक्शन। अब दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। क्यों, पार्टिकल तो जब भी कहीं टकराएगा तो वो, है ना, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर मान लो लाइट हुआ तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट, तो बेंड नहीं होगा, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है, सही है, सुनो। यस सर। व्हाट इज इंटरफेरेंस, चलो समझते हैं। लाइट में इंटरफेरेंस समझने से पहले थोड़ा नेचर में इंटरफेरेंस देखते हैं। ये नेचर में इंटरफेरेंस का मतलब, जैसे समुंदर में देखो आप, समुंदर में होता क्या है, सी में यू कैन सी ऑल द वेव्स आर कमिंग अप, राइट, है ना, ये सारी वेव्स जो हैं वो लेट्स से आपके किनारे पे आ रही हैं, राइट। तो आपने देखा होगा एक के बाद एक वेव्स आ रही हैं, एक के बाद एक, और वो आपस में मर्ज हो जाती हैं और बड़ी वेव बन जाती है। ऐसा देखा है कभी, पीछे से एक आ रही है फिर एक आ रही है, दोनों एक साथ आके फिर बड़ी वेव बन गई, ऐसा, राइट। बहुत सारी वेव्स चलती है ना, बहुत दूर से देखोगे तो बहुत सारी वेव्स चलती हुई आती हैं, फिर वो बाद में जुड़ के फिर एक वेव बन जाती है, जब तक किनारे तक आती है, यस और नो, यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों एनर्जी, है ना, तो वो जुड़ जाएगी, दोनों एनर्जी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जुड़ जाएगी। ऐसा पार्टिकल में नहीं बोल सकते। मान लो पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं दोनों टकराए, मान लो एक ही डायरेक्शन में टकराए, राइट, तो एक पार्टिकल को सारी एनर्जी मिल जाए और दूसरा वाला वहीं स्टॉप हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, राइट, है ना। वो जब भी टकराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा जो भी है, राइट। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने रस्सी वाला एग्जांपल दिया, है ना, आपने एक एंड पे रस्सी जोड़ दी है, आपने एक पल्स जनरेट करी छोटी सी, थोड़ा सा, फिर एकदम बहुत तेजी से आपने एनर्जी दी, राइट, एक छोटी सी दी और एक में तेजी से एनर्जी दी, क्या होगा, ये पल्स जब यहाँ पे पहुंच जाएगी थोड़ी आगे, और तब आपने बड़ी सी आपने एक और पल्स जनरेट की, तो ये दोनों पल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लो यहाँ पे कंबाइन हुई, तो ये क्या होगा, और बड़ी पल्स बन जाएगी। ऐसा देखा कभी करके, नहीं किया होगा, कर लेना, ठीक है। तो और बड़ी पल्स बन जाएगी, इसका मतलब क्या है, एनर्जी जुड़ गई। चलो दूसरा एरिया, दूसरा तरीका, मान लो आप दो दोस्त हो, टाइटली आपने ये रस्सी होल्ड कर रखी है, पहले इसने एक, मान लो फ्रेंड ने यहाँ से पल्स जनरेट किया, ऐसे थोड़ा सा झटका दिया, इधर जा रही, फिर थोड़ी देर बाद इसने भी पल्स दी, ये दोनों आपस में एक तरफ आ रही हैं, तो क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगी एनर्जी को, है ना, ऐसा देखा है ना,
कैंसिल आउट हो जाएंगी। या फिर इसको इस तरह से देख सकते हो, एक है ना, आप लोगों की आदत है पानी कहीं ठहरा हुआ मिल जाए तो उसमें पत्थर मारने लग जाते हैं लोग, है ना। तो मान लो ये कोई पॉन्ड वॉन्ड है, इसमें आपने पत्थर मारा, कैसे रिपल जनरेट होंगी। मान लो इधर से किसी ने और मारा तो इसकी भी रिपल जनरेट होंगी। क्या होगा फिर बाद में, ये आगे की तरफ जाएंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। देखा ये ऐसा, ऐसा तो देखा होगा यार, पत्थर मारने वाला, यस सर, देखा है। है ना। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, राइट। यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव। तो अगर डिस्ट्रक्टिव को समझ लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव को, तो अगर कभी पार्टिकल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में टकराएं तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्टॉप हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो दिस नेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर, है ना। ये केवल और केवल कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, वेव नेचर, कि भाई दो अपोजिट वेव्स आई और दोनों आपस में कोलाइड की तो खत्म हो गई एक दूसरे को। अगर बराबर एनर्जी की है तो दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। So now diffraction is bending of light from sharp edges. Interference is nothing but energy is going to combine if it is going to be in same direction. Energy is going to subtract if it is in opposite direction. ठीक है, ये basic idea है। For more imagination, do search on YouTube, है ना। इसको देखोगे भाई, एक आध वीडियो देखो इंटरफेरेंस सिंपल वाला, है ना, बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं 2-2 मिनट वाले, वैसे वीडियो देखो तो उनमें इमेजिनेशन बनेगा आपका, डायग्राम वगैरह दिखा के वो बनाएंगे या वीडियो दिखाएंगे। अब बात आती है, इसमें कोई डाउट डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में किसी को, एनीवन? सर कंस्ट्रक्टिव मतलब वही ना, जब दो वेव एक डायरेक्शन में जाए तो एक बड़ा वेव बन जाएगा, बन और जाता है, अगर करेक्ट, अपोजिट में तो एक वो दूसरे को कैंसिल आउट कर कैंसिल हो देंगे। जाएगा, करेक्ट ओके करेक्ट। सर। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं इस क्लास में? हाउ मेनी, एनीवन? सारे लोग बिगनिंग से नहीं है, राइट? सारे लोग बिगनिंग से नहीं, जो बाद में जुड़े हैं। कुछ लोगों का तो मैं देखता हूँ ग्रुप पे वो आज 1-2 दिन पहले ही जुड़े हैं। ऐसा है कोई जो 1-2 दिन पहले ही जुड़ा हो? कोई नहीं है ऐसा? ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। अब समझते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है? तो पार्टिकल नेचर में हमने बोला कि पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी। तो जहां पे भी पार्टिकल जो है कोलाइड होगा वहां पे वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसा देखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कितने लोगों ने वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर क्या वो फोटोन से रिलेटेड है कुछ? करेक्ट, फोटोन से रिलेटेड है, यस, बट फोटोन इज द कॉमन टर्म। किसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बहुत भी आइडिया है? बोलो सूरज, क्या है आइडिया? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये। ओके, तो होता ये है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन पे अगर आप लाइट डालोगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन पे अगर आप लाइट डालोगे देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू इमिट आउट। तो होता क्या है, जिसे मैं समझ लेता हूँ कि मान लो ये एक एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अलग से इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, बांध के रखा हुआ है ना। लाइट गिरी, मान लो ये फोटोन गिरा, एनर्जी, इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। एनर्जी देगा, देंगे तो क्या होगा, अगर ये एनर्जी सफिशिएंट होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल सकता है। मतलब ये इस के फोर्स को ओवरकम कर पाएगा अगर ये एनर्जी से, तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज गोइंग टू कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कहाँ यूज होता है, जितने भी लाइट सेंसिटिव यूजेस हैं, जैसे आपने कहीं हाथ रखा, पानी आ गया, या आप खड़े हुए वहां पे गेट खुल गया, तो होता वहां पे यही है कि वहां पे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। उस सेंसर में प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि भाई जब आप खड़े हो जाओगे तो सर्किट उसका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जब कोई आदमी एकदम से खड़ा होगा तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो बेस्ड होते हैं उनको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल।
ठीक है, तो सिंपल मीनिंग क्या है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या हुआ, मान लो, है ना, ये मैं कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट ही समझा रहा हूँ। ऐसा ये बैटरी जोड़ी है ना। अब यहाँ पे रादर देन अप्लाइंग पोटेंशियल हमने क्या किया है, लाइट गिराई इधर। ठीक है, हमने कोई पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी से नहीं जोड़ा है, ऐसा ऐसे लाइट गिराई है। लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। यस, यहाँ डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, राइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ऐसे इस एंड पे पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे ये फ्लो हुआ तो आपको डिफ्लेक्शन मिलने लग गया। नाउ इस डिफ्लेक्शन के हिसाब से हमने बोला है जब तक लाइट गिरती रहे, है ना, तब तक वो गेट क्लोज रहे। जैसे ही लाइट गिरना बंद हुआ, है ना, वो खुल जाए, ऐसा हमने उसको प्रोग्रामिंग करा हुआ है। तो क्या हुआ, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। सेंसर वाले देखे होंगे ना आपने, एक लगा रहता है छोटा सा सेंसर, राइट। कैन यू रिकॉल, इमेजिन, रेड लाइट टाइप जलती रहती है, कई कई जगह पे होता है ना, यस सर। है ना। तो राइट, तो वो इस स्पेस पे है। तो अभी होता क्या है इसमें, जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू इमिट आउट व्हेन लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन इट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो जो वेव नेचर है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड पार्टिकल नेचर है ना, एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म, एनर्जी flows in form of packets, hence discontinuous. Every packet is going to be different, तो ये discontinuous flow है। तो लाइट में क्या है, लाइट में लगातार वेव्स ऐसे आती जा रही है, राइट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी बन रहा है। और पार्टिकल में क्या है, पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, पूरी एनर्जी वो एक साथ लेके चल रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि लगातार कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगातार फ्लो हो रही है, राइट। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करो, आप एक छोटी सी, जैसे फिर से समझते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। मान लो एक आपने रस्सी ली, आपने थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी दी, है ना, तो ये पल्स आगे बढ़ने लग जाएगी, राइट। मान लो आपने 1 जूल एनर्जी दी, ऐसे करके आगे बढ़ाई, राइट, तो पल्स ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। फिर आपने क्या किया, आपने एक प्रोग्रामिंग सेट कर ली अपने मन में कि भाई हर सेकंड में मैं एक एक पल्स देता रहूंगा, तो आपने लगातार ऐसे यू आर गिविंग। तो इसका मतलब क्या है, एवरी टाइम continuously you are providing 1 joule energy. Are you able to understand this point? Continuous flow of energy, every time you are providing 1 joule of energy. भाई समझ में आ रहा है, then say yes or no. मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है इस क्लास में, right? The interaction is like always forced. क्यों मुझे इतना पुश करना पड़ रहा है? हाँ ना बोलो ना भाई, मुझे पता चलेगा कि तुमको आया नहीं समझ में, क्या आया, मैं क्या बोल रहा हूँ। आर यू ऑन द सेम पेज और नॉट? यस सर, समझा। पुश करना पड़ता है अपने आप को। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं बोल दूंगा भाई ये बैच किसी और को दे दो, मैं नहीं पढ़ा रहा केमिस्ट्री। आया समझ में या नहीं, बोलो ना भाई। आया सर। आया सर समझ में। पूरा मूवमेंट की तुम लोगों ने वार्ड लगा दी। कैसे पढ़ाऊंगा, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ मैं कैसे पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, केवल बोलने से मतलब है मुझे।
कि मैं बस यहाँ पे लेक्चर बोलते रहूं। आप लोग क्या सीखने आए हो या नहीं? तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताओगे या नहीं? अच्छा, आपको कैसा टीचर चाहिए, जो आपकी केयर करे या ऐसा टीचर जो आपकी केयर ना करे? जो केयर। सो जो केयर करे। जो केयर करे। मैं केयर कर रहा हूँ तो आप लोग अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ ना हर बार, आया नहीं आया समझ में, दिस दैट इज मीनिंग व्हाट? क्या आपको नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा? हाँ सर। है ना? अब आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मान लो हो सकता है कि आप अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, बट होगा क्या, धीरे धीरे आपको वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं अभी आपसे रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन द ऑनलाइन मोड, और ये ऑनलाइन मोड पता नहीं कितने टाइम रहने वाला है ना? अभी थर्ड वेव आ जाएगी, पता नहीं कौन सी वेव आ जाएगी, है ना? तो हमने पहले लास्ट ईयर जिन बच्चों को प्लान किया था, उनमें सोचा था कि जल्दी से हम खोल देंगे, है ना? लेकिन अभी देखो बेचारे, वो सेकेंड ईयर हो गया, अभी तक उनका ऑनलाइन ही चल रहा है। तो यू डोंट नेवर नो कि कब तक ये ऑनलाइन चलता रहेगा, राइट? दो वी ऑलवेज वांट कि हम ऑफलाइन में पहुंच जाए, है ना? मुझे भी मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, राइट? बच्चों की शक्ल तक तो दिख नहीं रही है, अपनी ही शक्ल दिखती रहती है। तो राइट, इसमें कुछ फन नहीं है, और इसमें भी तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो। ऐसा लगता है पता नहीं दीवार को पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई। है ना? जो वुड बी, अब दूसरी बात ये है कि कितना हो जाएगा। अब आप मान लो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, लेट्स से आपको पता ही नहीं चल रहा आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको नहीं आएगा। मेरी भी आदत पड़ जाएगी, ये बच्चे तो वैसे ही इंटरेक्ट करते नहीं है, क्या पूछना है, पढ़ाना है बस, पढ़ा देंगे जैसे दीवार को बता रहे हैं। ये भी सही है ना? फिर क्या होगा, किसका नुकसान हो रहा है बताओ? किसका हमारा नुकसान है? सर। तुम्हारा नुकसान है ना, राइट? तो थोड़ा इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो खुलेगी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती होगी। मेरा खुद का मतलब नेफ्यू है, उसको नहीं आती केमिस्ट्री, है ना? सब लोग पबजी, फ्री फायर और कौन कौन से गेम्स हैं यार, माइनक्राफ्ट, इसमें ही लगे पड़े हैं। उनको मतलब ये, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है सोडियम को Na बोलते हैं। इफ आई एम गोइंग टू आस्क कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम बताओ, तो वो नहीं पता होंगे। कई लोग होंगे ऐसे जिनको नहीं पता होंगे। बट बिगिनिंग कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, यू कैन नॉट इग्नोर ऑल द टाइम। कहीं से तो जीरो तो कहीं पे लाना पड़ेगा ना भाई, ये जीरो है, मैं यहाँ से 1 बनूंगा, 2 बनूंगा, 3 बनूंगा, राइट? यू कैन नॉट बी इन डिनायल कि ठीक है आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे। फिर क्या होता है, जब एग्जाम पास आ जाता है, फिर बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सब आए और उनको आता नहीं है, तो कितना स्ट्रेस होता है। आधे से ज्यादा बच्चे, मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा एवरेज बच्चे अपना 20 to 50% टाइम इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि वो ये इस टेंशन में होते हैं कि मैं इस सिलेबस को खत्म कैसे करूंगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टेंशन में है, टाइम किल कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ, किसी के साथ ऐसा कि वो टेंशन में रहता हो कि भाई मेरा पहले कभी नहीं पढ़ा हो कोई चैप्टर, तो वो पढ़ कम पा रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, उसको टेंशन ज्यादा हो रही है? एनीवन एक्सप्रेस इन लेट्स से एक्सपीरियंस दिस? हाँ सर हुआ। है ना? तो क्या हुआ, वो एक विशियस लूप है। आपको कुछ नहीं आता है, अब आप चाहते हो कि आप पढ़ोगे, लेकिन आपको वो टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो आपको और पढ़ने नहीं दे रही है। तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग मोर एफर्ट्स, यू आर गेटिंग लेस इफिशियंसी फ्रॉम योर माइंड। डू यू वांट टू, उसमें विशियस लूप में आप फंसना चाहते हो? हाँ सर। है ना? तो जब मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आया, इंटरेक्ट, लिसन, आस्क, भाई थाली में परोस के दे दिया है, खा तो लो कम से कम, है ना? सुन लो, इंटरेक्ट कर लो। क्यों श्रेया, सुनाई दे रहा है श्रेया? देखो आधे से ज्यादा लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। जो नहीं होगा, हाथ नहीं उठाएगा, उसको भगा दूंगा मैं। अच्छा, मुझे कल ना सबकी फोटो चाहिए,
जिसकी फोटो मुझे नहीं दिखेगी ना नेक्स्ट क्लास में, उसको मैं भगा दूंगा। देखो ये श्रेया को सुनाई नहीं दे रहा है। साहिल सुनाई दे रहा है? तो क्यों पढ़ रहे हो भाई? तो पढ़ने का मन नहीं है तो? क्षितिज हासे, वेदिका विषय, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ इन लोगों को। श्रेया आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप फिर से ज्वाइन कर रहे हो, कैसे? ऐसे नहीं चलेगा है ना। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड आई विल रिमूव। कैन यू लिसन टू मी? If your answer is not coming in immediately, Sahil, can you hear me Sahil? यस सर। तो पहले नहीं सुनाई दे रहा था तुमको? तो दे रहा था। तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? हिंदी हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती है क्या? सर आप रेस्ट में है। अभी ही उठाया था तुमने पहले? अभी मैं पूछवा हूँ कितने लोगों से तुम्हारा नाम मैंने बोला है, अभी भी तुम्हारा हाथ नहीं उठा हुआ है। सर आई गेस देयर आर टू सर साइलेंट। दो साहिल है। साहिल गोगा वाले। सर आई एम साहिल मोरे। हाँ नहीं तो आपसे नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं जब पूछूंगा ना कि समझ में आया नहीं आया, अगर आप नहीं बताओगे ना तो भगा दूंगा मैं। पढ़ रहे नहीं हो, सुन रहे नहीं हो भाई। क्या बता रहा था मैं? व्हाट आई वाज सेइंग? तो आई वाज सेइंग कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। इफ यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग द एनर्जी लाइक दिस, है ना, एक पल्स ऐसे जनरेट करते रहोगे तो लगातार एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी, राइट? अब देखो, मान लो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, है ना, इस फोर्स, मान लो यहाँ पे श्रेया सनब, सुनाई दे रहा है आपको? श्रेया, can you message in chat? आप चलो ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि वेव
form is continuous, let's say, energy we are providing, है ना, continuous flow of energy we are providing over here. ठीक है. अब मान लो इस, just imagine कि you need 10 joule of energy to, let's say, remove this electron. तो यहाँ पे अगर वेव नेचर होता तो क्या होता? पहले सेकंड में 1 जूल गई, दूसरे सेकंड में 1 जूल गई, तीसरे सेकंड में 1 जूल एनर्जी गई. सो आफ्टर लेट्स से 10 सेकंड्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता. Yes, sir. एक मिनट. जिन लोगों को बाहर निकाला है, एक मिनट. Okay, so let's say, तो when we are talking about 10 joule energy, right? ठीक है. तो क्या होगा, 10 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, राइट? यहाँ पे 10 सेकंड के बाद दिस इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट. यस सर. है ना. बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत निकल रहा है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू लेट्स से कम आउट इमीडिएटली. ठीक है. अच्छा, अगर वेव नेचर होता है तो क्या होता? अच्छा, होता क्या है एक्चुअल में, पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल नेचर ने क्या किया, सारी की सारी एनर्जी एक साथ इलेक्ट्रॉन को दे दी. तो 10 जूल की एनर्जी खुद पार्टिकल कैरी कर रहा है, उसने एक साथ अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को दे दी तो वो बाहर निकल आएगा. हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल जो हम पार्टिकल नेचर कर रहे हैं, कह रहे हैं लाइट, वो लेट्स से 11 जूल की एनर्जी कैरी कर रहा है, तो उसने 11 जूल की एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन 10 जूल की एनर्जी से तो बाहर निकला. 1 जूल उसके बाद फिर क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई. मान लो 12 जूल की दी तो 10 जूल तो उसने बाहर निकालने में खर्च की, 2 जूल क्या हो गई इसकी, काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल की 10 जूल से ज्यादा एनर्जी होगी तो पार्टिकल तुरंत, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, है ना. लाइट का जो पार्टिकल है, लाइट एज ए पार्टिकल नेचर, अगर उसकी एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा. 10 जूल से कम होगी, मान लो 9 जूल का एनर्जी निकला तो, है ना, इलेक्ट्रॉन को 9 जूल की एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा. ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, है ना. अगर ये पार्टिकल नेचर होता तो या तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा या फिर बिल्कुल कभी नहीं निकलेगा. ठीक है. जो कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में यही दिख रहा था. एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकले या फिर नहीं निकले, राइट. लेकिन अगर वेव नेचर होता तो क्या होता, कभी ना कभी तो निकलता ही, है ना. मान लो अगर, है ना, कभी ना कभी तो निकलता ही ना. मान लो जो भी कंडीशन चाहिए, मान लो हमें चाहिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, तो हम कहते हैं 1 जूल पर सेकंड दे रहे हैं तो 100 सेकंड के बाद निकलेगा इलेक्ट्रॉन, निकलेगा लेकिन कभी ना कभी. तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग.
ठीक है, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग कि जब हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो फिर नहीं निकल रहा है ना। तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। ठीक है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? जो भी बेटा मैंने लिंक रात में ही डाल दिया था, सो यू कैन ऑलवेज चेक ना, आई हैव कंटिन्यूअस क्लासेस, ठीक है, मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिंक पड़ा था वहां पे, आपने देखा नहीं ग्रुप में। ओके, ठीक है, तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिंपली मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी हम लेंगे, कोई भी मेटल है, जैसे एनी मेटल, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर एनर्जी इमिट भी करता है। ठीक है, वो इमिशन वाली एनर्जी कब दिखती है? जब हम उसको गर्म करते हैं। जैसे मान लो हमने एक आयरन रॉड ली, ठीक है, we have taken the iron rod and we have started to heat it, what will happen? Started to change its color from black से वो थोड़ा थोड़ा red दिखने लग जाएगा, right? और if we are going to heat it, तो red is going to convert towards the yellow, थोड़ा है ना creamish yellow, ऐसा white type का, not exactly white but yellow type का दिखेगा, right? And if you are going to further heat it at very high, let's say, then it is going to be bluish, blue दिखने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? As we are giving the energy, है ना, जैसे वो energy energy absorb कर रहा है, it is also emitting the energy, and emitting energy हम कैसे बोल रहे हैं? अभी हमने बताया था आपको wavelength, color की wavelength होती है, right? So red color we are saying that is have different wavelength, then blue color is having different wavelength, that means it is emitting the energy, और उसकी क्या है? wavelength है अलग अलग। So that emission of energy is in discontinuous, let's say, flow in form of particle। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फ्लो है। इसमें आपका अच्छा केवल और केवल रेड कलर ही निकलता है? नहीं, हर तरह की वेवलेंथ निकलती है, हर तरह की वेवलेंथ निकलती है, लेकिन रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्या? रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये बात आपको है ना ध्यान रखनी है। Let's see, I'll show you one डायग्राम, है ना, मैं आपको उसमें से डायग्राम दिखाता हूँ जो तो सब लोगों ने एनसीईआरटी डाउनलोड कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा है, एक मिनट, लेट्स सी, कैन यू सी दिस, राइट? ये डायग्राम देखिए, है ना, दिस इज, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डायग्राम है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहीं पे इधर क्या लिखा है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल और फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, है ना, ठीक है। तो अब मान लो ये एक इंटेंसिटी का डायग्राम है, जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पे आपने जो लोहे की रॉड है ना, उसको आपने हीट किया और ऐसा कुछ डायग्राम मिला। इसका मतलब क्या है? इस वेवलेंथ के की इंटेंसिटी जब सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है इस वेवलेंथ के फोटोन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, है ना। इस वेवलेंथ की दिस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, है ना, T1 टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फोटोन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। मान लो ये कितना है? 1500 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, तो 15,000 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा निकल रहा है, राइट, ठीक है। अब आपने हीट करना चालू किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे एनर्जी नहीं निकल रहे, बाकी सारे फोटोन भी निकल रहे हैं, है ना, बट उनकी इंटेंसिटी क्या है? कम। तो कलर किसके कारण दिखेगा? कलर इसके कारण दिखेगा, जो भी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा होगी उसके कारण कलर दिखेगा, राइट, ठीक है। जब एक रेंज मिल जाएगी, एक रेंज के हिसाब से हमें कलर मिल जाएगा कि भाई इस रेंज में कितना कलर है। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ गई, हमने एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा दी तो फिर क्या हुआ? अभी हम आगे देखेंगे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? आपने एनर्जी बता दी, बढ़ाई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ गए
और उनकी वेवलेंथ भी शिफ्ट हो गई पीछे की तरफ ना, वेवलेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। ये हम आगे देखेंगे। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाया तो यहाँ से क्या हुआ, वेवलेंथ कम हो गई। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लो यही ग्राफ हमारा रेड लाइट के लिए होता, तो रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी थी, 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, दैट्स इट। और ब्लू लाइट की कितनी थी, ब्लू लाइट, येलो लाइट, जो भी है, ब्लू लाइट की अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, एवरी बॉडी है ना, एवरी मैटर दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड इमिटिंग सम एनर्जी। जैसे रूम टेम्परेचर, जैसे आपने वो देखा होगा, इंफ्रारेड कैमरे यूज करते हैं टू चेक थर्मल लेट्स से इमेजिंग, राइट, यूज करते हैं ना। वैसे कभी मूवी में भी दिखाते हैं, राइट, कि वो कैमरा देख के फिर पता लगाते हैं कि कहाँ पे कोई बैठा हुआ है ना, छुपा हुआ है, राइट, काइंड ऑफ। ऐसा दिखा है किसी ने? थर्मल इमेजिंग के लिए रेड रेड कलर दिखाते हैं जहाँ Yes, गर्म sir. होता है, ऐसा है ना, Yes, sir. है ना। तो वो क्या होता है, आपका इंफ्रारेड पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारी बॉडी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन देती है, ठीक है, विच वी कैन नॉट सी ऑब्वियसली, बट उन लेट्स से आप जो चश्मे हैं, है ना, उनसे आप देख सकते हो, तो उससे आपको वो इमेजेस पता चलता है। हाँ क्षितिज, यस बेटा, कहाँ थे आप? आपको 10 बार मैंने आवाज लगाई कि आप क्लास में हो या नहीं हो, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? क्षितिज, आपका माइक ऑन है, बोलो। एक ही क्षितिज है ना? बेटा आप बोलोगे नहीं तो मैं फिर से निकाल दूंगा आपको क्लास से। प्रेस्टीज पे ले लिया है क्या भाई, दिल पे, कि नहीं बोलूंगा? ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। राज, राज सनप, नहीं दे रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे बस यही हो रहा है कि जैसे आप हर एवरी लेट्स से एवरी बॉडी ओवर हियर is going to absorb some energy, is going to emit some energy, right? And उसकी कौन सी वाली एनर्जी वो emit करेगा, right? Which energy these are going to emit? तो उसमें क्या है, इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज्यादा है, ठीक है। एवरी टेम्परेचर पे अलग अलग जो है इंटेंसिटी आएगी, राइट। तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी, हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या मिलेगी, तो वेवलेंथ क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो दैट्स हाउ आई हैव टोल्ड यू कि कलर जो है वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ विल कम टू द पार्ट। ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आप थोड़ा थोड़ा, if you are going to search it, you will understand even more with the help of some videos or something they are going to illustrate, is going to be better. अंडरस्टैंडिंग बस इतनी बनानी है, ठीक है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट। So this dual nature of light was given by two scientists, Max Planck and Einstein. ठीक है,
इन दोनों ने सबसे पहले बोला कि भाई लाइट के अंदर डुअल नेचर होती है। उसमें एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्या बोला, वो कम कैसे आए इस बात, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। He said कि light is also having, light is also having particle nature, right? So light, or we can say electromagnetic radiation, is also having particle nature, as it is in the form of packets of energy, or you can say discontinuous flow of energy. पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जो लाइट है ना, लाइट में पार्टिकल नेचर भी होगा, और वो क्या होगा, है ना, वो लाइट जो है वो पैकेट्स, बंडल के फॉर्म में होगा एनर्जी, है ना, पार्टिकल दैट मींस बंडल ऑफ एनर्जी, राइट। एवरी बंडल इज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। These packets are called quanta, or you can say photon. Photon is generally term used for light, only for light. ठीक है। Energy of photon is proportional to frequency. Energy of photon is proportional to frequency. Frequency का मतलब क्या है? Energy of photon is proportional to nu. So hence, energy of photon is nothing but h nu. Energy of photon is nothing but h into nu, where h is Planck's constant. Where h is Planck's constant. h की वैल्यू क्या है? 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, h की वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है 6.626। I will write exact value first. 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, or you can say 6.63 approximately. ठीक है, ये हम यूज कर लेते हैं। सर वो जूल्स पर सेकंड है या जूल सेकंड है, सॉरी, नॉट जूल पर सेकंड। इफ आई हैव सेड जूल पर सेकंड, दैट इज रॉन्ग। जूल सेकंड, दैट इज जूल सेकंड। Energy of photon is nothing but h nu, so we can say hence energy of photon, that is energy EP, let's say I am writing, that is nothing but h nu. You can write hc by lambda, and you can also write hc nu bar. Nu को क्या लिख सकते हैं? c by lambda, and 1 by lambda को क्या लिख सकते हैं? Nu bar, wave number. So all these formulas are valid. What is the value of hc by lambda? अगर मान लो जल्दी ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, जनरली वेवलेंथ दे रखी होती है। सो यू कैन सी ओवर हियर, मैंने बोला था एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एच कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एच और सी की वैल्यू कैलकुलेशन पर्पस के लिए कैसे निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन hc by lambda, h की वैल्यू रख दो 6.63 approximately 10 to the power minus 34 joule second. c is nothing but 3 into 10 to the power 8 meters per second divide by lambda. अब बताओ लैम्डा किस में रखेंगे यहाँ पे?
अगर हमने सब स्टैंडर्ड यूनिट रखा है तो लैम्डा भी किसमें लिखना पड़ेगा, इन मीटर, तभी तो ये मीटर मीटर कट होगा और ये इनटू सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड कट हो गया, तो बचा क्या, जूल। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाय लैम्डा इन मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में लैम्डा क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हेंस क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल इज नथिंग बट 19.89 into 10⁻⁻26 divided by lambda, that is in meter, right? Remember, this is the direct formula. You don't have to write hc by lambda or then solve it. You can just solve like this. ठीक है, you can note it down. तो मैंने बोला बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, तो क्या करेंगे, how much energy is going to be, let's say write one example. Right, energy of a photon having wavelength lambda equals to 4000 angstrom. बताओ भाई, क्वेश्चन है ये। यस सूरज बोलो। सॉरी हाँ बोलो मानसी। Sir, 4.9725 into 10 raised to the power minus 19. ओके ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आएगा। व्हाट वी हैव टू डू, इसको बस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इन जूल इज नथिंग बट 19.89 into 10⁻⁻26 divided by 4000 into 10⁻⁻10. So we will solve. This is going to be 19.89 into 10⁻⁻26 divided by 4 into 10⁻⁻7. इससे इसको कट करेंगे, 10⁻⁻19 रह जाएगा यहाँ पे, और इससे इसको कट करेंगे तो ये 4 पॉइंट है ना, फिर ये 338 बचेगा, 967 जो भी है ना, ये आ गया। सो इट इज 4.96 into 10⁻⁻19 जूल। एक मेथड ये हो गया, ठीक है राइट। अब दूसरी बात समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट, और you can say 1 electron volt is nothing but 1 electron का charge which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb into volt, right? So that is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19 joule. ये बात बताइए या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका छोटी वाली यूनिट्स में अगर मान लो दे रखा हो, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा जाए तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, तो हम पहले जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। सो 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड लिखा था, इसमें जूल को हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस, हेंस 1 जूल इज नथिंग बट
ये इधर चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 into 10 to the minus 19, right? So rather than writing joule over here, we are going to write जूल की जगह क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय दिस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the minus 19, ठीक है, इनटू मान लो सी जो वैल्यू है वो हमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने जूल को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लिया, अब हम जो स्पीड है उसको मीटर में ना लिख के एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं। सो 3 into 10 to the 8 मीटर पर सेकंड होता है, 1 मीटर इज नथिंग बट 10 to the 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 to the minus 10 मीटर, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो 10 to the 10 आ जाएगा, राइट? तो rather than writing मीटर आई एम जस्ट राइटिंग कि ये एंगस्ट्रॉम में, तो ये क्या हो जाएगा into 10 to the 10 एंगस्ट्रॉम पर सेकंड, ये डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब मैं एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम कटेगा, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc by lambda लिख रहा हूँ मैं, है ना, आई हैव रिटन। सो दिस इनटू दिस 19.89, ये मुझे पहले से पता है, इनटू दिस इज 10 to the minus 26 था और 10 और जुड़ गया, राइट, 18 को इधर जोड़ देंगे, राइट, 10 to the minus 8 तो 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the minus 19 into lambda in एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 to the minus 19 ऊपर जाएगा तो 10 to the 3 बन जाएगा, तो 19.89 into 10 to the 3 डिवाइड बाय 1.6 into lambda in एंगस्ट्रॉम। इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ 6.626, है ना, तो मैं थोड़ा सा will calculate little bit, use little bit calculator, है ना, into let's say 3 divide by 1.6, so it will come as, तो पूरा calculate कर लेंगे तो this value will come energy in electron volt, this value will come 12,423, ये 12 point something आएगा, है ना, 1.6 से अगर करेंगे तो एक डेसिमल हटा लोगे तो 16,198, तो इससे 12 समथिंग आएगा। तो अभी हमने 10 to the 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12423 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, which can be also approximately we can write for simplicity 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, दिस फॉर्मूला, दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर मान लो यही पूरा पुराना क्वेश्चन होता तो हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे लिख देते 12,400 डिवाइड बाय 4,000, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.4 डिवाइड बाय 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसको अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 into 10 to the minus 19 जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वही 4.96 वैसे ही आने लग जाएगा, ठीक है, समझ में, ये फास्ट हो गया ना। ये कभी कभी ये जरूरत पड़ेगा, कभी कभी आप ऊपर वाला देख लेना, तो दोनों तरीके से यू शुड नो, ठीक है, दोनों तरीके से यू शुड नो कि कैसे सॉल्व करना है। ओके सर, यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कहीं पे भी, समझ में आ गया। सर अगर हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना होगा तो हम ये मेथड यूज करेंगे। यस वेरी गुड। अभी क्या है, हम अधिकतर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि छोटे लेवल पे ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आती है एनर्जी जनरली, राइट, रादर देन राइटिंग इन पावर
10 to power -19, ये सब से बेटर है ये वाला मेथड। और जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमें पता ही है, राइट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और आता है, इसमें आता है ना नोट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मान लो ये जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, ये जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, तो इफेक्टिवली आपने पर एटम कितनी एनर्जी दी है ना, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर हम कन्वर्ट करना हो किलो जूल पर मोल में, तो क्या हो जाएगा 96 किलो जूल पर मोल। उसमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, विच इज नथिंग बट 1.6 into 10⁻19 जूल, और उसमें क्या करेंगे मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मोल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से एक एटम पर एटम हमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, पर एटम हमने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो टोटल एनर्जी एक मोल को कितनी देनी पड़ेगी 6 into 10⁻23 into 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिख देंगे 1.6 into 10⁻19 जूल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 into 6 is 9.6 और 10 to power 4, तो 9.6 into 10 to power 4 बनेगा 96 into 10 to power 3 जूल, which is nothing but किलो जूल। तो ये याद रखना है यूनिट कन्वर्जन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज नथिंग बट 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक ये यूजफुल रिलेशन है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी? तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी इज गिवन एज energy total is nothing but n times energy of photon, where n is number of photon। तो समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो दो लाइट बल्ब है, एक की पावर वॉटेज है मान लो रेटिंग दे रखी है 10 वॉट और दूसरे की दे रखी है 20 वॉट। एक की है 10 वॉट और दूसरे की दे रखी है 20 वॉट। 10 वॉट का मतलब है 10 जूल पर सेकेंड एनर्जी इज इमिटिंग आउट। ठीक है, 20 वॉट का मतलब है 20 जूल एनर्जी पर सेकेंड इज कमिंग आउट। वॉट मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, राइट। तो 10 वॉट वाला ज्यादा चमकता है या 20 वॉट वाला? किसकी लाइट ज्यादा होती है, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा? 20 वाले की, राइट। तो 20 वाले की लाइट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है 20 वॉट 20 जूल एनर्जी दे रहा है, राइट। अगर दोनों की लाइट सेम है मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन सेम है, तो एन किसका ज्यादा होगा, है ना। एन किसका ज्यादा होगा 20 वॉट वाले का। 20 वॉट वाला ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रहा होगा पर सेकंड, एंड दैट्स व्हाई द ब्राइटनेस इज मोर। कल की वाली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इमिटिंग आउट, राइट। तो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकल रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे एन ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझते हैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो दो बल्ब है 10 वॉट का और 20 वॉट का, तो 20 वॉट वाला ज्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है तो ई टोटल ज्यादा है। अगर दोनों सोर्स जो है वो सेम लाइट दे रहे हैं, लेट्स सेम तक कलर की लाइट दे रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन सेम हो गई, है ना। सेम वेवलेंथ दे रहे हैं, लेट्स आई एम सेइंग कि दोनों रेड लाइट दे रहे हैं मान लो, तो रेड कलर की लाइट देने मतलब वेवलेंथ सेम है, एनर्जी ऑफ फोटोन सेम है, राइट। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कहाँ ज्यादा निकलेंगे, जहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगी। और जहाँ नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे वो उसको हम किससे रिलेट कर देंगे, ब्राइटनेस, एंड हेंस 20 वॉट का जो बल्ब होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसमें कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. ठीक है, प्रॉब्लम सर। तो that's it. Next week से we will start. We are going to solve some question based on Planck's quantum theory next week. ठीक है, फिर उसके बाद we are going to let's say start Bohr model. तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। I have already uploaded all the lecture recording. I have uploaded on my channel. You just
bookmark it, subscribe it, whatever you feel like, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जो मैंने सबको पब्लिक कर रखा है, right? So you don't need to find the link all the time. ठीक है, आप जाओ चैनल पे, देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे, right? Okay, then that's it. I'm going सर to नेक्स्ट सर कहाँ तक पढ़ना है? थ्योरी तक, क्वांटम थ्योरी क्वांटम, तक? हाँ, प्लैंक्स Okay, क्वांटम sir. थ्योरी तक आपको पढ़ना है। कहाँ Okay, तक sir. पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मत पढ़ना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट छोड़ देना, राइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक पीछे ही होगा फिर। नहीं, इधर ये यहाँ पे उन्होंने बस थोड़ा बहुत दे रखा होगा। आई थिंक दिस पैराग्राफ दे हैव गिवन कि ये मैक्स प्लैंक के बारे में लिखा है ना, तो यहीं कहीं पे लिखा होगा प्लैंक्स गेव द नेम क्वांटम, ये दे रखा है ना, तो ये बस थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पे, राइट? थोड़ा सा बस यहाँ पे दे रखा है, बिफोर दिस E इक्वल्स टू h न्यू। यहाँ तक पढ़ लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले होता है, यहाँ तक। Okay, sir. ठीक है, ओके, दैट्स इट। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीक से आपके एक बैच मर्ज हो रहे हैं, तो आपके बैच मर्ज हो जाएंगे, ठीक है? तो एक साथ हम लोग करेंगे फिर आगे आगे वाले जो भी पार्ट है, ठीक है? दैट्स इट।